नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। न्यू जेन के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं। साथ में एक एक्सपर्ट लेवल की यहाँ पे डीपली फंडामेंटल एनालिसिस होने वाली है। साथ में स्टॉक का मैं पूरे का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ और देखते हैं कि भाई इसके पोस्टमार्टम करने के बाद स्टॉक में से क्या निकल के आता है। स्टॉक का जो फंडामेंटल का पिटारा है वो खुलने वाला है। उस पिटारे में आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। देखो, यहाँ पे मैं इस वीडियो में बता दूं कि कोई भी मैं कैंडल चार्ट वगैरह के थ्रू आपको कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करके नहीं बताने वाला। मैं यहाँ पे कंपनी का जो रियल डेटा है उसके बेस पे यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। देखने वाले भी जो कंपनी का डेटा है वो क्या बोलता है। यहाँ पे जो सबसे मेजर की पॉइंट्स रहेंगे जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, वो की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ क्या रहेंगे। सबसे पहला कि भी कंपनी का मोमेंटम कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। आने वाले टाइम में स्कोप कैसा रहेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका क्या स्कोप है, आने वाले टाइम में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। साथ में लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस क्या है, साथ में स्टॉक का जो प्राइस वैल्यूएशन है वो कैसा है, ट्रेंड कैसा रहने वाला है। साथ में कंपनी का जो डिविडेंड है वो कितना अनाउंस हुआ है। साथ में कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो कैसी चल रही है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। साथ में जो सेल्स वगैरह है कंपनी की, वो सेल्स रिपोर्ट कैसी है। साथ में बताऊंगा कि इक्विटी के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कैपिटल पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। साथ में मार्केट कैपिटल को लेके भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में स्टॉक की जो लाइफ टाइम सबसे बड़ी एवरेज है, बाइंग एवरेज है, वो आपको दिखाने वाला हूँ। साथ में ऐसा सबसे बड़ा मजबूत रेसिस्टेंस दिखाने वाला हूँ जिस रेसिस्टेंस को ये कंपनी कभी भी नहीं तोड़ेगी। अगर तोड़ दिया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। साथ में बात करने वाला हूँ कि अगर ये कंपनी किसी भी केस में डीलिस्ट हो जाती है तो आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा। साथ में शॉर्ट टर्म में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको कितना कितना यहाँ से रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में जो यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, कितना होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे होना चाहिए और कितना ज़्यादा होल्डिंग पैटर्न ना होने की वजह से यहाँ पे आपको एक नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और कितने रेशियो के ऊपर होल्डिंग पैटर्न होने से आपको यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये तो है मोटे मोटे की पॉइंट्स, लेकिन और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास स्टॉक का कोई भी स्टॉक की आपने कोई भी होल्डिंग कर रखी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। यहाँ पे मैं आपको ऐसी डीपली एनालिसिस देने वाला हूँ जो आज तक आपने कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी। यहाँ पे मैं रियल कंपनी का जो डेटा है, जो डेटा बोलता है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि डेटा यहाँ पे क्या बोलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, बात कर रहे थे न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। अगर करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 1428 रुपए इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 96 रुपए 65 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में फ्राइडे को लो हो गया। साथ में 7 रुपए 26 पैसे के यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है और एक जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो 432 रुपए 2 पैसे से चल के ये स्टॉक 1548 रुपए के आसपास गया। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है एक साल में लगभग 2.5 गुना या 3 गुना के आसपास हो गया। साथ में स्टॉक का पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 87.57 यहाँ पे पी रेशियो है, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक है पूरी तरह से अपने ट्रेंड में चल रहा है और जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। साथ में अगर इस स्टॉक के डिविडेंड की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे 0.28% का डिविडेंड अनाउंस किया है। देखो, कभी भी कोई भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग काफ़ी कम है और वो पब्लिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिविडेंड वगैरह अनाउंस करती है। यही सबसे बड़ा मोटिव होता है किसी भी डिविडेंड को अनाउंस करने का। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है उसके बारे में। साथ में स्टॉक की जो सेल्स एक्टिविटी है वो कैसी होने वाली है, यहाँ पे कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है और कितना सेल यहाँ पे जनरेट कर रही है एनुअली या क्वार्टरली। ठीक है, तो उसके लिए हम कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस चेक करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जून 2024 की रिपोर्ट यहाँ पे हम देखते हैं। अगर कंपनी का रिवेन्यू देखें तो 314 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 25% की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। नेट इनकम की बात करें तो 47 साढ़े 47 करोड़ के आसपास है।
जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 57% की ग्रोथ के साथ है। डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 3.3 है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 55% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ है। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 15.11% के आसपास है, जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में 26.13% की ग्रोथ के साथ खड़ा है। अब हम जा रहे हैं धन एप्लीकेशंस के ऊपर, जहां पे मैं स्टॉक की एक डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं और देखने वाले हैं कि स्टॉक के फंडामेंटल के पिटारे में क्या निकल के आता है। सबसे पहले बात करने वाले हैं स्टॉक की मार्केट कैपिटल के बारे में। देखो, किसी भी स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस फंडामेंटल को जानने के लिए कि आखिर स्टॉक का जो मोमेंटम है वो किस तरीके से। अगर देखा जाए तो स्टॉक का जो करंट शेयर प्राइस है वो 1414 रुपए के आसपास है। आप कितने भी स्टॉक चेक कर लेना, उसके हिसाब से जो हम एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल है वो एकदम बिल्कुल सही है, यहाँ पे जबरदस्त लेवल पे खड़ी है। अगर यहाँ पे मार्केट कैपिटल कुछ ज़्यादा होती 30,000 करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा होती, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा कूट कूट के भरे हुए हैं और वहाँ पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होने वाली है, एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे पकड़ने वाली है। और अगर किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल यहाँ पे कम देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रमोटर्स दब के भरे हुए हैं, उस कंपनी में जबकि जबरदस्त उछाल आने वाला है, वो स्टॉक दब के यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलने वाला है। देखा जाए तो मार्केट कैपिटल एक एवरेज है, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो मार्केट के अंदर एक सिनेरियो चलता है। देखो पब्लिक क्या करती है कि मान लो जैसे कोई भी शेयर है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या चलता है, कोई भी शेयर है अगर वो कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलता है तो वहां पे दब के पब्लिक पैसा लगाती है और दब के मतलब पब्लिक इन्वेस्टर्स वहां पे आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये स्टॉक थोड़ा सा भी गिरना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं भाई स्टॉक तो गिर गया, यहाँ पे पैसा लगाना थोड़ा सा रिस्की है, पता नहीं कितनी गिरावट हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो प्रमोटर होते हैं, जितना ज़्यादा स्टॉक गिरेगा, जितना ज़्यादा स्टॉक गिरेगा प्रमोटर उतना ही ज़्यादा यहाँ पे पैसा लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और जैसा स्टॉक जितना स्टॉक ऊपर जाएगा पब्लिक इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे। ठीक है, और जितना स्टॉक गिरेगा यहाँ पे प्रमोटर पैसा लगाएंगे। ठीक है, और जैसे जितना स्टॉक नीचे गिरेगा प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ेगी तो स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। लेकिन जितना स्टॉक ऊपर चढ़ेगा पब्लिक पैसा लगाएगी लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा डाउन आएगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो चलता है मार्केट कैपिटल को लेके। ज़्यादातर बंदे सोचते हैं कि भाई मार्केट कैपिटल का मतलब ये होता है कि कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर ली, बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से उठा लिया। देखो मार्केट कैप्चर नहीं करती कंपनी, वहाँ पे क्या होता है कि जो पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका माल ज़्यादा उठा लिया, उनको ज़्यादा उनकी जो पैसे हैं वो भर के कंपनी ने उठा लिए। अब वहाँ पे इन्वेस्टर्स फंसने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, जो एक्सपर्ट बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है किसी भी स्टॉक में 30% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में 30% से कम होल्डिंग आती है प्रमोटर्स की तो कंपनी वहाँ पे परफॉर्मेंस देना बंद कर देती है। ठीक है, अब बात करने वाले एक ऐसे की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक्स की जान होती है। ठीक है, और उसको बोलते हैं आरओई। आरओई एक ऐसा की पॉइंट होता है जो हर एक स्टॉक की अपनी एक जान होती है। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई पर इक्विटी के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे जो भी यहाँ पे डेटा आप देख रहे हो वो लास्ट ईयर का है। आने वाले टाइम में जो यहाँ पे डेटा है वो अगले क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अपडेट होने वाला है। तो लास्ट ईयर की यहाँ पे रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट के हिसाब से आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। और यहाँ पे अगर इक्विटी को लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने भी होल्ड किया तो उसको 20.5 रुपए के आसपास अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। अगला ऑप्शन आता है आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल, कि भाई कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल पे रिटर्न है वो 23.56 रुपए के आसपास है। इक्विटी पे 20.5 है तो कैपिटल के ऊपर 23.56 रुपए के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने क्या कर रखा है, डिविडेंड अनाउंस कर रखा है जो कि कैपिटल के बेस पे मिलता है। स्टॉक आपके वहीं पे रहते हैं, जो आपका कैपिटल अमाउंट है, जो डिविडेंड है वो आपके अकाउंट में आता रहता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। देखो इंडियन स्टॉक में अगर देखा जाए तो ये पहला स्टॉक है जो मैं देख रहा हूँ कि जिसकी बुक वैल्यू इतनी ज़्यादा कम है। देखो बुक वैल्यू क्या होती है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं 100 शेयर खरीदता हूँ 50 रुपए के हिसाब से और 100 शेयर खरीदता हूँ 100 रुपए के हिसाब से, तो मेरी जो एवरेज बनेगी वो 75 रुपये बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरा स्टॉक 75 रुपये से ऊपर जाएगा तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, जैसे 75 रुपये से कम आएगा मेरे को अच्छा खासा लॉस होगा। तो जो एवरेज है वो 75 रुपये। तो इस स्टॉक की जो सबसे बड़ी एवरेज है, बाइंग एवरेज है, वो 87 रुपये 25 पैसे के आसपास है। इसका मतलब आप समझते हो क्या हुआ कि भाई प्रमोटर्स ने बहुत ही कम रेट के अंदर कम से कम बहुत ज़्यादा माल यहाँ पे सस्ते रेट में खरीद लिया। अब बहुत ही कम माल मार्केट में पड़ा है जो एक महंगे रेट में लोग खरीद रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि जब एक बड़े लेवल के ऊपर बाई होती है सस्ते रेट पे, तभी इतनी कम बाइंग वैल्यू बनती है, बुकिंग वैल्यू बनती है। सोचो, मान लो अगर आपने एक कंपनी है वो 1000 शेयर मार्केट में लॉन्च करती है और उसका जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपए के हिसाब से, तो सोचो कि भाई 900 शेयर अगर मैं खरीद लेता हूँ 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है, और 10 शेयर बच जाते हैं, 100 शेयर मार्केट में बच जाते हैं। अब उन 100 शेयर में से 20 शेयर कोई खरीद रहा है 80 रुपए पे, कोई खरीद रहा है 200 रुपए पे, कोई 20 शेयर खरीद रहा है 400 पे, तो घूम फिर के एवरेज कितनी आएगी? शेयर प्राइस तो हो जाएगा 400 रुपए, लेकिन एवरेज कितनी आएगी? मुश्किल से 20-25 रुपए के आसपास। तो मतलब सबसे ज्यादा माल किसने खरीद लिया स्टार्टिंग में? प्रमोटर ने उठा लिया, ठीक है। तो प्रमोटर्स ने वो सारा माल उठा लिया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो बुक वैल्यू है वो काफी ज्यादा कम हो गई, ठीक है। तो इसी ये वजह होती है बुक वैल्यू की। और किसी भी कंपनी का जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होता है वो उसकी बुक वैल्यू ही होती है। बुक वैल्यू सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होता है। कोई भी कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक प्राइस को लेके नहीं आ सकती। अगर वो ले आती है तो वो कंपनी समझ लो बर्बाद हो गई, डिलिस्ट हो गई। वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स तो पिटे ही पिटेंगे, साथ में वहां पे DII, FII और प्रमोटर्स सबकी दब के बड़े लेवल पे ठुकाई होती है, ठीक है। इस वजह से कोई भी कंपनी बुक वैल्यू के रेसिस्टेंस को कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ती। अगर वो तोड़ देती है तो उस कंपनी को दोबारा कभी भी प्रमोटर्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रमोटर्स की वहां पे बढ़िया पिटाई हो जाएगी। जब वो नए प्रमोटर्स को बुलाएंगे तो नए प्रमोटर्स पुराने प्रमोटर्स की हिस्ट्री चेक करेंगे कि भाई पुराने प्रमोटर्स के साथ क्या हुआ, तो रिपोर्ट में पता चलेगा कि भाई साहब पुराने प्रमोटर्स को तो मुर्गा बना के बढ़िया तरीके से कंपनी ने पीटा है। तो वो बोलेंगे भैया ये हाथ जोड़ते हैं, जैसे आपने अपने पुराने प्रमोटर्स को नहीं छोड़ा तो हमें तो पिटाई करवाने का शौक नहीं है, आप अपने उन्हीं प्रमोटर से बात करिए। और वो प्रमोटर कहेंगे भैया अपना कुटाई का कोटा पूरा हो चुका है, अब आप किसी और को देखिए। तो कंपनी को उस केस में कोई भी प्रमोटर्स फिर नहीं मिलने वाला, और कंपनी ASM GSM की लिस्ट में आके खड़ी हो जाती है और सेबी उसको इंस्पेक्शन के अंदर ले लेती है। फिर उस कंपनी के ऊपर कोई भी शेयर खरीदोगे तो बोला जाएगा कि भाई कंपनी इंस्पेक्शन टीम के अंदर आके खड़ी हो गई है, इस कंपनी पे इंस्पेक्शन से अगर आप यहाँ पे कोई भी शेयर खरीदते हो तो आपके लिए रिस्की हो सकता है, अपने रिस्क के ऊपर ही यहाँ पे अपना शेयर बाय कीजिएगा, ठीक है। और उस केस में मतलब ये सोच लो जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से नेगेटिव चली जाती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की फेस वैल्यू के बारे में। जो स्टॉक की फेस वैल्यू है वो 10 रुपए के आसपास है। देखो फेस वैल्यू क्या होती है ये समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर किसी भी केस में कंपनी बर्बाद हो जाती है, डिलिस्ट हो जाती है, तो डिलिस्ट होते टाइम क्या होता है कि सभी के शेयर जीरो हो जाते हैं। तो उस केस में रिकवरी में आपको क्या मिलेगा? तो रिकवरी में आपको 10 रुपए पर शेयर आपका जो फेस वैल्यू है वो आपको मिलेगी। चाहे वो शेयर आप 800 रुपए का खरीदा हो, 1000 का खरीदा हो, 1200 का खरीदा हो, या चाहे 2000 रुपए का खरीदा हो, खरीदना मायने नहीं रखता, कितनी क्वांटिटी खरीदी वो मायने रखेगी। और पर क्वांटिटी के हिसाब से आपको फेस वैल्यू 10 रुपए एज ए रिकवरी मिलेगी। मतलब चिल्लर और फुटकर के भाव में आपको यहाँ पे रिकवरी मिलने वाली है। लेकिन देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कोई भी कंसिडर करके नहीं चलता। जाहिर सी बात है कि मैं अगर स्टॉक पे पैसा लगाऊंगा तो मैं 1400 रुपए पे भी खरीद लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये देखूंगा भाई स्टॉक जिसके अंदर जिस स्टॉक में परफॉर्मेंस ज्यादा है मैं उसी में बाय करूंगा, ठीक है। क्योंकि चढ़ते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, जो सूरज डूब गया उसका तो लोग साथ ही छोड़ देते हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है, मैं अपना प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल लूंगा। और अब अगर मान लो मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो मैं भले ही थोड़ा बहुत लॉस ले लूंगा, लेकिन मैं वहां से निकल जाऊंगा कि कंपनी डिलिस्ट होने वाली है। लेकिन मैं फेस वैल्यू को लेके नाचने वाला नहीं हूँ कि भाई होल्ड करेंगे और लास्ट में टाइम ऐसा आए कि स्टॉक ही जीरो हो जाए और फेस वैल्यू मिले। ऐसा कोई नहीं करेगा। अगर कोई इसी कंडीशन पे आ भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि भाई उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या उसको सबसे पहले अपने फंडामेंटल क्लियर करने चाहिए स्टॉक के फंडामेंटल की जगह, ठीक है। अब बात करने वाले हैं भाई स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे नियर बाई 7% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो 34.5% का रिटर्न देखने को मिलता है, 36.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 मंथ की अगर आप होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 46% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इसे 6 मंथ होल्ड करते हो तो 79% का रिटर्न देखने को मिलता है। और 9 मंथ अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 85% की नियर बाई आपको रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने और 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो आपको 207% का यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर में आपको 688% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर में 139% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 साल में 1173% का रिटर्न देखने को मिलेगा और 5 साल में 939% का रिटर्न देखने को मिलेगा। देखा जाए तो स्टॉक में एक ही चीज है, आप जितने ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करोगे
आप उतने ही ज़्यादा पैसे यहाँ पे कमाओगे, उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि अगर शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे रिटर्न लेना चाहते हो तो 6 मंथ या 3 मंथ में भी आपको एक अच्छी खासी होल्डिंग करके यहाँ पे रिटर्न ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बादशाह है। देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। जो शॉर्ट टर्म के शौकीन है वो भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले यूजर्स भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो उसको आप शॉर्ट टर्म में ही रखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बड़ा अमाउंट कभी लगाया नहीं जाता। क्या पता आप बड़े अमाउंट लॉन्ग टर्म में लगा दो और आने वाले 2 साल में परफॉर्मेंस गिर जाए तो आपको कुछ भी ना मिले। लेकिन मार्केट में कई ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि शॉर्ट टाइम में आप तब तक 2-3 साल में अच्छा खासा पैसा कई गुना बना लोगे। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आप एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें। उसके लिए आप डायरेक्ट अमाउंट ना लगाएं, वहां पे आप सिप स्टार्ट कर सकते हो। देखो सिप क्या होती है वो मैं बताता हूँ। देखो आपने एफडी तो देखी होगी, एफडी का नाम सुना होगा कि भैया फिक्स डिपॉजिट वगैरह का। उसमें आप क्या करते हो, कोई भी एक छोटा सा अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हो, 500 रुपये, 1000, 1500, 2000, 10,000, 5000, ठीक है, और आप एक किस्त बना देते हो कि भाई हर 2 महीने में आप किस्त भरोगे या 6 महीने में किस्त भरोगे या 8 महीने में किस्त भरोगे। ऐसे ही सिप के ऊपर भी अपना कोई इंस्टॉलमेंट किस्त आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे किस्त किस तरीके से भरी जाएगी, जैसे टाइम आएगा आपका किस्त भरने का, आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो सारा पैसा यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। मान लो आपने 4 साल की होल्डिंग के बाद अपनी सिप को क्लोज करना है तो आप अपनी सिप से एग्जिट हो जाओ। जैसे आप एग्जिट होगे तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सारा आपके पास अकाउंट में आएगा, साथ में जो भी आपका रिटर्न या जो मैच्योरिटी बन रही है वो भी साथ में सेम डेज में आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का। ज़्यादातर लोग जैसे एसबीआई की ब्लू चिप वगैरह खरीदते हैं, वो भी एक तरह से सीपी होती है। ठीक है, या फिर मान लो जैसे कोई म्यूचुअल फंड खरीदता है तो वो भी एक सीपी होती है एक तरह से देखा जाए। तो सिप के थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा है। ठीक है, देखो होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कि वहाँ पे आखिर परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है लास्ट ईयर देखा जाए तो 55.16% के आसपास है, 55.16 के आसपास है, जो इस साल घटकर कम से कम 54.30% के आसपास आके खड़ी हो गई। ठीक है, और अगर मान लो डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर जो डीआईआई की होल्डिंग थी 9.28% के आसपास थी, जो इस साल बढ़कर 9.96% के आसपास आके खड़ी हो गई। तो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो डीआईआई की जो होल्डिंग है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है क्वार्टरली टू क्वार्टरली। लेकिन जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट आपको क्वार्टरली देखता हुआ, मतलब इस साल आपको कुछ परसेंट यहाँ पे होल्डिंग कम देखने को मिली। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो 15.92 के मतलब 15.92% के आसपास थी, जो इस साल बढ़कर कम से कम 17.84 के आसपास आके खड़ी हो गई। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 15.92% से बढ़ के यहाँ पे 17.84% के आसपास आके खड़ी हो गई। तो देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब बात करने वाले हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में। अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की लास्ट ईयर की अगर देखी जाए होल्डिंग तो यहाँ पे 19.33% है, जो इस साल घट के कम से कम 17.60% के आसपास आके खड़ी हो गई। मतलब आप देख सकते हो कि देखो इनकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो भी लॉन्ग टर्म चल रही है, डोमेस्टिक की होल्डिंग भी लॉन्ग टर्म चल रही है, एफआईआई ने भी लॉन्ग टर्म होल्ड कर रखा है, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टर्स घट गए। मतलब यहाँ पे लोग शॉर्ट टर्म ज़्यादा लगाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म की यहाँ पे पेशेंस किसी में है ही नहीं। अगर ये पेशेंस जिस दिन स्टॉक मार्केट में लोगों को मिल जाएगा लॉन्ग टर्म रुकने का, मैं ये कहता हूँ कि वो प्रमोटर्स को भी फेल कर देंगे, वो कंपनी को लूट के ही चले जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस की। आप जितना लंबा टाइम पेशेंस करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें कि भाई सबसे बेस्ट होल्डिंग पैटर्न क्या होता है। देखो अगर किसी भी स्टॉक में लास्ट 30% की होल्डिंग मिलती है, जिसमें प्रमोटर, डीआईआई और एफआईआई, अगर इन तीनों की होल्डिंग मिला के अगर 30% लास्ट अगर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, तब तक तो स्टॉक मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इन तीनों की होल्डिंग मिला के 30% से कम हो जाती है किसी भी स्टॉक में, तो वहां से आपको आंख बंद करके तुरंत बोरी बिस्तर उठा के निकल लेना चाहिए। क्योंकि जिस स्टॉक के अंदर 30% से ज़्यादा होल्डिंग गिर जाती है, 30% से कम होल्डिंग हो जाती है, तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस फिर नेगेटिव में देखने को मिलेगी और वहाँ पे स्पीडली फिर वहाँ पे प्रमोटर निकलना शुरू कर देते हैं। जिस स्टॉक के अंदर
आपको 30% से ज़्यादा प्रमोटर DII और FII की होल्डिंग देखने को मिलेगी, वो स्टॉक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलेगा। जितनी ज़्यादा होल्डिंग रहेगी उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे देखे जाए टोटल होल्डिंग, तो यहाँ पे जो होल्डिंग है टोटल वो कम से कम है यहाँ पे 82 या 83 के आसपास है, 82 या 83 के पास इनकी तीनों की मिला के होल्डिंग है। तो इसका मतलब है कि इस स्टॉक के अंदर जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है और लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे धमाल मचने वाला है। और इसी वजह से जो ऊपर का आंकड़ा है वो बिल्कुल सही है कि लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे भाई साहब दबके कमाई है। और क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी दबके कमाई है, 6 मंथ 9 मंथ 3 मंथ में आप दबके यहाँ पे भारी भरकम रिटर्न ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होल्डिंग है 82% के आसपास है। पब्लिक इन्वेस्टर्स तो यहाँ पे बहुत ही कम है और हर कंपनी को प्रॉफिट तब होता है जब वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ जाती है। और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स बढ़ नहीं रहे, तो इसी वजह से कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस कर दिया, ताकि डिविडेंड का नाम सुन के ही लोग आ जाए, लेकिन लोग फिर भी नहीं आ रहे। ठीक है, सारे के सारे कंपनी के बंदे ही आपस में लूट रहे हैं। अब FII क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है, जो म्यूचुअल फंड सोल्ड आउट करते हैं, उनको FII बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो आप जो इक्विटी खरीद रहे हो एप्लीकेशन के थ्रू, ऑनलाइन खरीद रहे हो, अगर आप बैंक के थ्रू भी आप इक्विटी खरीदना चाहो तो बैंक से भी खरीद सकते हो। वो आपको पेपर वर्क के ऊपर म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी एज ए पेपर वर्क पे आपको दे देंगे। ठीक है, और एक तरह से ऑफलाइन वो आपको इक्विटी सोल्ड आउट करेंगे। वो सारा काम होती है FII वालों का काम होता है, मतलब फाइनेंशियल कंपनियां वो ऑफलाइन में आपको सोल्ड आउट करती है। ठीक है, और FII को जो हैंडल करता है वो RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI ही FII को हैंडल करता है और वो बताता है कि भाई आपको कितने कितने % आपकी होल्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी एनालिसिस न्यू जैन सॉफ्टवेयर स्टॉक के बारे में। आपको क्या लगता है कि आपको किस लेवल पे बाय करना चाहिए, और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि भाई आपने किस किस लेवल पे बाय कर रखा है। क्योंकि ये जो डेटा होता है, जो आप हमें कमेंट करके बताते हो भैया मैंने इस रेट पे इतने स्टॉक खरीद रखे हैं, तो वो हमें हेल्प करता है ये चीज जज करने में, एक मेटा डाटा बनाने में कि भाई मार्केट में जो लोग हैं, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आखिर किस रेट पे बाइंग कर रहे हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो गिरेगी या बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो वहां पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होगी, अगर गिरेगी तो वहां पे परफॉर्मेंस दौड़ेगी। तो इस बेस पे हम आने वाले टाइम में जो अगला जो भी हम इसकी वीडियो बनाएंगे या रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें प्रॉपर एनालिसिस हम आपको देंगे। लेकिन इस बार मैं आपको बता देता हूँ, जो पिछली वीडियो में जो हमारे पास कमेंट आए उसमें जो लोगों ने यहाँ पे होल्डिंग कर रखी है, किस रेट पे कर रखी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो होल्डिंग कर रखी है, ज्यादातर बंदों के जो कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, वो बोल रहे हैं कि भैया हमने 1350 रुपए पे 5000 शेयर खरीदे हैं। किसी बंदे ने बोल रखे हैं भैया 1335 के ऊपर मैंने 400 शेयर खरीद रखे हैं। मतलब देखा जाए यहाँ पे जो मैं एवरेज देख रहा हूँ वो सारी 1300 रुपए के आसपास है, 1250 1300 रुपए के आसपास चल रही है। ठीक है, 1250 से लेके 1330 रुपए तक लोगों ने सबसे ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा होल्डिंग है। तो देख सकते हो भैया आपने किस लेवल पे यहाँ पे बाय किया। जितने कम लेवल पे बाय करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी कवरेज स्टॉक को लेके, और सबसे बड़ी डीपली एनालिसिस थी न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को लेके। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रह सके, अपने आप को अपग्रेड कर सके। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।